सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। इस समय मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। गोद खेलती नटखट नदियां पावन यमुना गंगा हैं, चंदन की माटी से महके मातृभूमि की को वंदन है। कोटि कोटि भारत वालों का सुंदर सा यह नंदन है। हमारा गणतंत्र भी राष्ट्र की इसी एकता का संदेश देता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस का पावन पर्व आत्म विश्लेषण करने का भी दिन है। आज आजादी के बाद से पिछले 70 वर्षों में देश विश्व की बड़ी शक्तियों में शुमार हो गया है। आज हमारा देश अपनी उन्नति प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। हाल ही में हमने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने में सफलता हासिल की है। यह क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित हुआ है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूत किया है। इनके अलावा सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। मुझे खुशी है कि पहले गणतंत्र दिवस से लगभग 2.5 साल पहले हमने आजादी की खुली हवा में सांस ली थी। यह आजादी हमें अनेक वीरों की शहादत व स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से मिली थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको नमन करते हुए कहा था कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्होंने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण भी अंतिम चरण में है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों को संबल बने। इसीलिए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि वो भी दुगनी करके 1 करोड़ रुपए कर दी है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीद परिवारों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्तियों में 10% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। हम आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन दे रहे हैं। हाल ही में यह पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह
मेरा पहला अवसर है, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यह पहला अवसर वीरभूमि अहीरवाल के रेवाड़ी में मिला है। इसी क्षेत्र में नारनौल के पास नसीबपुर की वह ऐतिहासिक धरा है जहां सन 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र के वीरों ने भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला पोस्ट पर आखिरी जवान आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में शहीद हुए 114 जवानों में से ज्यादातर यहीं के थे। मैं उन्हें भी आज नमन करता हूं। आज भी रेवाड़ी क्षेत्र के युवा सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं और माताओं की साध्वी अपने बेटे को फौजी वर्दी में सजा हुआ देखकर पूरी होती है। आज जब हम यह उत्सव मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि गणतंत्र की धारणा हमारे लिए नई नहीं है। इसके उल्लेख वेदों में भी है। अर्थवेद में कहा गया है, गणेशु राज्यान धर्मेणु सुख यु यजते, अर्थात गण राज्य में शासक को धर्म के मार्ग पर चलकर सुख में शासन करना चाहिए। हम इसी भावना से सुशासन से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा भावना से हमने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को खत्म कर पिछले 10 सालों में एक पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को बनाया है। हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है। हमने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। अपने तीसरे कार्यकाल में हम विकास और जन कल्याण के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए समय की जरूरत के अनुसार नए निर्णय ले रहे हैं। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक को सूत्र मानकर पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए हैं और आज हरियाणा विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। साथियों, डबल इंजन सरकार के माध्यम से अब हरियाणा के विकास को हम 3 गुना गति से, रफ्तार से लेकर के जाएंगे। हमने जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत तो मिली है। प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज की सुविधा वो शुरू की है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा का भूमि पूजन वो किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 500 बेड के अस्पताल की आधारशिला रखी है। हमने प्रदेश के 83 उप स्वास्थ्य केंद्रों और 22 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण की मंजूरी भी दी है। साथियों, हमने सबसे गरीब के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। हमने सबसे पहले गरीब का ध्यान किया है और आज गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अंत्योदय हमारा संकल्प भी है और लोगों की सेवा करने का सूत्र भी है। पिछड़ा वर्ग की लंबे समय से मांग थी कि उनकी क्रीमीलेयर आय सीमा बढ़ाई जाए। हमने इस आय सीमा को 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दिया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में, शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण भी दिया गया है। हमने राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को वर्गीकरण में मुख्य धारा में जाने से वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी को भी आने जाने में धन की समस्या आड़े न आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू की है। गरीब परिवार अब
रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलो